चलती हो तो ऑब्वियसली प्लास्टिक का यूसेज कम होता है। उसको बढ़ाने का आपने ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना ही समय दिया। अगर 6 महीने आरबीआई की प्लानिंग चली तो उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि ना ही आप नोट छाप पा रहे हैं, ना ही आपने देश की इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी किया। अगर सीक्रेसी भी रखनी थी तो कैशलेस इकोनॉमी में पुश करने के लिए दिक्कतें नहीं आती, किसी को भी कानो कान शक नहीं होता कि क्यों हो रहा है। तीसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो आंकड़े मिस हुए हैं, जो 57% हमारा जो जीडीपी है उसका पीएमआई इंडेक्स अगर आप देखेंगे 2008 और 2008 से सबसे भारी गिरावट जो आई है वो ये 2016 में आई है। और वो 2008 का अगर गिरावट की हम बात करें वो इसलिए हुआ था कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई थी। तो जो 57% कंपोनेंट है हमारे जीडीपी का, गिरावट अब दिखने में आ रही है, ये भी जीडीपी पे एक फैक्टर होगा। तो ये सारे सवाल आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने चाहिए। सबसे ज्यादा मैं कहूंगी आरबीआई को जवाब देना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर ने जिस तरीके से वेग से जवाब दिए हैं वो पॉलिटिकल रिप्लाईज हो सकते हैं, वो एक आरबीआई गवर्नर वेग से जवाब पे आते हैं। ओके, शमिका जी का आई कम टू तनेजा जी, आई प्रॉमिस। लेकिन शमिका जी का व्यू तो हम ले लें क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। प्रियंका जी जो कह रही हैं उसमें कुछ उनके राजनीतिक आरोप हैं, उसका जवाब नरेंद्र तनेजा देंगे। लेकिन मैं आरबीआई और आरबीआई गवर्नर के रोल पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी क्योंकि वो एक सेपरेट इशू है। इस पूरे किस्से में आरबीआई कहां पर नजर आया, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई और क्या एक आश्वासन देने में वो कामयाब रही आम जनता को? मेरे ख्याल से ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है आरबीआई के लिए, क्योंकि देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार भी जितनी लेवल पे फायर फाइटिंग कर रही है और इतने नए पॉलिसी आए हैं और ये आने माने दे आर नॉर्मल गिवन द स्कोप, लेकिन आरबीआई का एक ये अपॉर्चुनिटी था कि वो थोड़ी और क्लैरिटी लाते इस प्रोसेस में कि कितने नोट्स आए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी में उन्हें नए डिनोमिनेशन जैसे छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स की तैयारी के बारे में बोलना चाहिए था, या उन्हें यह कहना चाहिए था कि एटीएम की जो रिकैलिब्रेशन है उसकी क्या सक्सेस रही है। उन्हें थोड़े और डिटेल्स में जाने चाहिए थे। देखिए रेट कट एक कंपोनेंट होता है इन पॉलिसी स्टेटमेंट्स का, बट ये एक अपॉर्चुनिटी होता है सेंट्रल बैंकर के लिए टू गिव आउट इंफॉर्मेशन टू द ब्रॉडर पब्लिक। और उस मेजरमेंट से मुझे लगता है कि आरबीआई स्टेटमेंट लैकिंग रही है, क्योंकि कोई ज्यादा क्लैरिटी हमें मिली नहीं। दूसरा ये है कि देखिए इन्फ्लेशन टारगेट अगर है और ये एस्टिमेट्स लगा रहे हैं फ्यूचर के, तो काफी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ऑयल सप्लाई में जो शॉर्टेज आने वाली है ओपेक के डिसीजन के कारण, ये सब फैक्टर होके हो सकता है उन्हें लगता हो कि इन्फ्लेशन जो है बाद में जाके आगे बढ़े, इसी ऊंची हो, इसीलिए उन्होंने शायद रेट कट अभी नहीं करी हो। लेकिन एक जो क्लैरिटी आना चाहिए, जिस स्केल से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, सेंट्रल बैंक को चाहिए था कि जाकर एक आश्वासन दे, जनता को भी दे, बिजनेस को भी दे। थोड़ी और क्लैरिटी आनी चाहिए थी। ये जो रोल आउट है मुझे लगता है ये इसलिए वो मूल सवाल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म, इसलिए वो जो मूल सवाल है तनेजा जी, उस पर हम लौटते हैं और आप जवाब भी देना चाहते हैं प्रियंका चतुर्वेदी का। आरबीआई कहती है कि नोट्स को होल्ड मत करें। 2000 के नोट, आज शक्तिकांता दास ने भी कहा कि लोग 2000 नोट जेब में लेकर घूम रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये दिक्कत कब खत्म होगी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप विड्रॉल लिमिट कब हटाएंगे, नहीं बता पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा लोगों के हाथ में आएगा वो बहुत धीरे धीरे उसे खर्च करेंगे, ये नेचुरल बात है। तमन्ना देखिए, होर्डिंग जिनके पास पैसा आ रहा है वो 100 रुपए के नोट भी आ रहे हैं, उसको वो नहीं निकाल रहे हैं, उससे पैसा सर्कुलेट, ये तो हकीकत है जिसकी तरफ आरबीआई के गवर्नर ने भी उसकी बात करी है और सरकार भी उसको बार बार कर रही है। हम लोग भी अब पार्टी की तरफ से जहां जा रहे हैं लोगों को कह रहे हैं कि पैसे को खर्च करिए, आपके पास आ रहा है किसी, उसको वो जरूरी है क्योंकि उसी से ठीक होगा। लेकिन जो बड़े दो जो पॉइंट है, प्रियंका जी ने जो बात करी कि देश की 90% अर्थव्यवस्था जो है वो खाली कैश पे चलती है, तो क्या मैं समझ नहीं पा रहा, क्या उनका कहना है कि 90% क्या मतलब हमारा जीडीपी कैश पे चलता है? तो फिर रेशो क्या है, कैश टू जीडीपी रेशो क्या है? वो तो नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात, अगर उनका ये कहना है कि 90% ट्रांजैक्शन खाली कैश से होते हैं,
तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कैश की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे जैसे देश में कोई नहीं नकार सकता, लेकिन पूरी 90% जीडीपी खाली कैश पे चलती है, वो कहना उचित नहीं है। वो फैक्ट्स जो फिगर्स है वो ठीक नहीं है। दूसरी मैं कह रहा हूं कि जो बड़ी पॉइंट है, बड़ा पॉइंट ये है कि हम कर क्या रहे हैं। हम जो देश की आर्थिक संस्कृति है, जहां पे आदमी से, गरीब आदमी से 10,000 रुपए पे दस्तखत कराए जाते थे और 2,000 रुपए उसको दिए जाते थे, क्या वैसी संस्कृति चलती रहे? क्या आप ये चाहते हैं? क्या ऐसी संस्कृति चलती रहे जहां पे एक आदमी एक जो सूट है शादी के लिए वो 2 लाख का बेच रहा है और 1 पैसे का टैक्स नहीं दे रहा, और साथ में जो उसका मजदूर है उसको 9,000 रुपए दे रहा है सिर्फ महीने के? तो क्या ये संस्कृति? तो आर्थिक संस्कृति हम बदल रहे हैं। अगर कोई ये चाहता है आर्थिक संस्कृति देश की रातों रात बदल जाएगी, उसका नतीजा आप नहीं दे पाए, तो ठीक है, मैं उस पे विवेक पे ये बात छोड़ता हूं। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो हमारा यह है कि जो पूरी आर्थिक संस्कृति जिसने काली अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसने काले ब्लैक मनी को जन्म, हम उस पे चोट कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, हम ये मानते हैं जवाब बड़ी चीज पे चोट कर रहे हैं। एक सेकंड तमन्ना, उद्देश्य की नहीं, मैं नियत की बात नहीं कर रहा। तमन्ना मैं नियत की बात कर ही नहीं रहा, मैं काम की बात कर रहा हूं, एक्शन की बात कर रहा हूं, क्रियान्वयन की बात कर रहा हूं। हम नई आर्थिक संस्कृति में एक्शन, क्रियान्वयन वो आ रहा है, नियत नहीं, हम कर रहे हैं और देश की जनता इसका साथ दे रही है, गिने चुने लोगों को छोड़ करके। बाकी देश की जनता तो इसका साथ दे रही है। कि जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ब्लैक मनी को हटाने के लिए जो आप कर रहे हैं वो कामयाब है या नहीं, यही सिंपल सवाल पर आज हम डिबेट करें। प्रोफेसर अरुण कुमार, मुझे एक बात बताइए, प्रोफेसर अरुण कुमार, इस बात पर आइए। इस फैसला लेने में समय लगेगा। जो चीज इन एक्शन है, अभी वो इन एक्शन पे आप अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। सर, आज 7 तारीख हुई है, 1 महीना हुआ है, कोई हमें नहीं बता पा रहा है कि हमारे एटीएम पर विड्रॉल लिमिट कब खत्म होगी। अरे इतना ब्लैक मनी बैंकों में आ गया, आपको और क्या सबूत चाहिए? लोगों को जानने का हक है या नहीं? जो ब्लैक मनी था बैंकों में आ गया, आपको और क्या सबूत चाहिए? सिंपल सवाल, इसका कोई जवाब क्यों नहीं? आरबीआई आंकड़ा बताया प्रोफेसर अरुण कुमार, ब्लैक मनी का भी हिस्सा है। कितना है? आप क्या कह रहे हैं? उसमें 1 पैसा ब्लैक मनी नहीं, 2,000 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। ओके प्रोफेसर अरुण कुमार, 2,000 करोड़ आंकड़े हैं। प्रोफेसर जो पैसा बैंकों में आया, आपका ये कहना है 1 पैसा ब्लैक मनी नहीं बता है। दिया है। ओके जी हाँ, हर चीज को हमने काला धन बता दिया। अच्छा, नहीं, आज एक औरत अपने आपका कहना है, हमारा कहना नहीं है। जोड़ती है, आपने उसको भी काला धन बता दिया। जो गरीब लोग जिनके पास एटीएम नहीं होते, जिन पे बैंक ब्रांच की सुविधा नहीं होती है, वो अपने घर में पैसा जोड़ते हैं, आपने उसको भी काला धन बता दिया। मैं आपको बता रही हूँ, काले धन का मैंने जो आरबीआई से आंकड़ा आया है 2,000 करोड़ का है। प्रियंका जी, ब्लैक मनी भी इसमें आया है और कांग्रेस को ज्यादा पता होगा, कांग्रेस को ज्यादा पता होगा, कांग्रेस को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है। एक बात साफ करें, इस देश में औपचारिक रूप पर कितना काला धन है, इसका कोई फिगर किसी ने भी आज तक नहीं दिया है। ये हम पहले क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए। और इस पर हम चलते प्रोफेसर अरुण कुमार के पास, जो इतने डेकेड से, सालों से ट्रैक कर रहे हैं कि क्या कैसे ब्लैक मनी चलता है भारत में। सर, आप बताइए, आपका क्या अनुमान है, कितना काला धन है? और इस वक्त जो बैंकों में आ रहा है, सपोज हम 15 लाख करोड़ का फिगर ले, जो 500 और 1000 के नोट हैं, सर्कुलेशन